हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, कॉलिंग डे है, कॉल्स ली जाती हैं। सबसे पहले कॉलर हैं मोहम्मद अशरफ कराची से। जी अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बशर साहब लिखा जनाब। वालेकुम अस्सलाम। रसूलुल्लाह साहब, जैदी साहब और लवली खोरो साहब सर। हाँ, अर्ज ये है कि जो हमारी साबका पॉलिसी थी जो अफगानिस्तान के लिए, अब अमेरिका तो वहाँ से जा रहा है और ये खान साहब जरा अगर होश के नाखून ले तो अफगानिस्तान को भूल जाएं, अपना वहाँ पे रोल अदा करने की सोच रहे हैं। इससे पहले भी जब दाऊद की गवर्नमेंट थी तो हमारा कोई रोल नहीं था, हमें कुछ नुकसान नहीं था, वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई नुकसान हमें नहीं था। तो अभी भी आप उसी पोजीशन में अल्लाह के लिए आ जाएं, और अगर आप कोई वहाँ पे रोल अदा करना चाह रहे हैं तो अब पैदागिरी भी नहीं होगी जो साबका अदम में हुई है मुश्किल में के अंदर, और अब वो हालात होंगे कि अच्छा साहब में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा साहब, इसका सादा सा जवाब ये है कि हम तो कंबल को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन अब कंबल हमें नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि जोग्राफिया ऐसा है कि हम अगर दूसरे रुख भी कर लें तो मसला उतना ही गंभीर होगा जितना रुख अफगानिस्तान की तरफ करके होगा। तो बहुत ही दाऊद गवर्नमेंट ने आपके साथ पंगा लिया था, हमने नहीं लिया था। ये भी ये बताइए, गुलबदीन हिकमतियार एंड कंपनी ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में आए थे ना। हाँ, तो दाऊद की लेकिन आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि पख्तूनिस्तान वाला जो सिलसिला था पंगा तो लिया था, पर नहीं वो हिस्ट्री है पुराना। जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाकी जहाँ तक इनका ताल्लुक है कि इन्होंने कहा है कि अब वो हालात नहीं रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो उस वहाँ दखल अंदाजी के बारे में ना सोचे। तो गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि छेड़ खूबा से चली जाए असद, गर नहीं वसल अदावत ही सही। ठीक है। अनीस अहमद हैं कराची से। मैं समझ नहीं आई, नहीं तो मैं जवाब देता। नहीं, तुम्हें कह रही समझ नहीं आई लेकिन था बहुत अच्छा। हाँ, वही था तो लाजवाब। कराची से। जी अनीस साहब। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, मैं ये कहना चाह रहा था कि पुलिस इस्लाहात के बारे में बहुत सुनता आ रहा हूँ कई सालों से, लेकिन कुछ नहीं अब तक। तो मेरी मतलब के अपना ज़ाती ख्याल है कि पुलिस को भी GHQ कमान में, ये तमाम फोर्स GHQ के कमान में है, ये पुलिस फोर्स सिविल हुकूमत के कमान में क्यों है? इसको भी GHQ के कमान में दे दिया जाए तो बेहतर रिजल्ट होगा। और इसमें जो भर्ती किया जाता है, पुलिस में जो भर्ती किया जाता है, ये तमाम कहाँ से लोग लाते हैं और रिश्वत के तौर ले करके इनको भर्ती किया जाता है। तो ये भी भर्ती बंद हो जाना चाहिए। और फौज के अंदर जो रिटायर्ड होते हैं सिपाही अफसरान, ये तमाम को रिटायर नहीं करके फौज से इन तमाम को पुलिस में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि इनका जो बकिया जो उम्र है पुलिस के हद तक ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, तो ये और कमान GHQ के कंट्रोल में चला जाए। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई। थोड़ा सा डिसएग्री करना होगा आपके साथ अनीस साहब। नहीं, एक तो हो नहीं सकता और होना चाहिए दोनों का फंक्शन ही मुख्तलिफ है, बिकॉज ये एक सिविल इदारा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस चीज़ का बहुत मुखालिफ हूँ ज़ाती तौर पर। जब भी हम फौज से पुलिसिंग कराने की कोशिश करते हैं, बिकॉज फौज का काम नहीं है पुलिसिंग करना, उनकी ट्रेनिंग नहीं है पुलिसिंग एक अलग साइंस, पुलिसिंग एक अलग साइंस है। हैविंग सेड दैट, बिल्कुल पुलिस में मसले मसाइल हैं और होते रहेंगे। कोशिश है कि शायद बेहतरी की तरफ जाए। डेफिनेटली फंडिंग ज़्यादा चाहिए, आपको ओवरसाइट ज़्यादा चाहिए। इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि कोर्ट के हुक्म से एक नया एक डिपार्टमेंट भी तो बनी है ना पुलिस के अंदर, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी वाली। अब वो कितनी चलती है नहीं चलती, ये हो सकता है कि फौज जो है ट्रेनिंग दे दे टू पुलिस, रिक्रूट वो सारा ओनली इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, कुछ मखसूस यूनिट्स को। बिल्कुल, ये और आई थिंक ऐसा होता भी है। हाँ, एलीट फोर्सेस, कमांडो यूनिट्स, इनको। लेकिन जो मिलिटराइजेशन ऑफ पुलिस है ना यार, उसका जो अंजाम होता है वो आपने यूएस में देखा है। ये जो सारी मतलब लगते हैं कि स्पेशल फोर्सेस हैं और वो बिहेव भी उसी तरह करते हैं। तो ये जो सारी पुलिस ब्रूटैलिटी, शूटिंग वगैरह है, वो कहाँ से आती है? हाँ, पुलिस को फौज ना बनाए, फौज को पुलिस ना बनाए। और फौज को वैसे ही इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां मिली, ये भी काम दे दो, क्या एक और काम दे दें आप। डॉक्टर फराज है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। नाम से खैरियत से हैं आप? फरमाइए।
सर मैं दो बातें करना चाहता हूँ आपसे। रात कल जो हमने शो में मेंटल हेल्थ के हवाले से डिस्कस किया था सर, तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया सर, आपने एक बार टच स्क्रीन से रिलेटेड एक शो किया था सर। जी। तो उसमें सर मैं खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सर, बड़ी बड़ी चीजें बेहतर हुई मेरी जिंदगी में भी। मैं सबको जो भी देख रहे हैं हमें, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये मेंटल हेल्थ बड़ी इम्पोर्टेंट है सर हमारे जिंदगी के लिए। सही बात। और दूसरी बात सर, जल्दी जल्दी मेरा उसतुल्ला खान से कुछ पूछना था कि एक बार उन्होंने कहीं पे डिस्कस किया था कि रियासत जो है वो माँ है हमारी, और वो अगर साल में 1-2 बार कोई डपट दूध या डांट ले तो कोई मसला नहीं होता सहाफियों के लिए। तो ये सर जो टूर साहब के लिए ये भी मसला हुआ है, तो उसको आप कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं सर? डांटिएगा नहीं, बस सिर्फ तालिब इल्म की हैसियत से पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने बात, इसमें सवाल तो मुझे नहीं था, लेकिन आपने मेंटल हेल्थ को अप्रिशिएट किया। फिर साहब असद तूर के सामने उनका ये कहना था रियासत अगर साल में 1-2 दफा डांट ले तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ नहीं, असद तूर को डांटा तो नहीं, डांट से आगे कूटा है। और अभी भी हम यही पता नहीं रियासत ने कूटा है ये बिल्कुल, या रियासती अनासिर ने कूटा है, या किसी सेक्शन ने कूटा है, या निजी लोगों ने कूटा है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पकड़ लो यार, बहरहाल कूटा है। हाँ, लग जाए, पकड़ लो। हमें तो सिर्फ पता है कि कूटा है। मकेश कुमार साहब हैं हमारे साथ सक्खर से, करमपुर सक्खर। जी मकेश भाई। हेलो जी मकेश साहब। मेरे ख्याल है मुकेश साहब चले गए हैं। मिसेस नसीम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी देखिए, मेरी एक तो से शिकायत है वज़ीर आला से। उन्होंने रियासत मदीना बनाया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में ये जो बेहुदा चैनल आ रहे हैं रियासत मदीना में, क्या ये इंडिया के प्रोग्राम आते हैं, इंडिया के चैनल आते हैं, तो ये रियासत मदीना बना कौन सा इंडिया का? ख्याल है कि रियासत मदीना में कोई चैनल नहीं आते, कोई चैनल नहीं आता था। हाँ, शायद टेलीफोन भी नहीं थे। आपको क्या रियासत मदीना बनाई है इन्होंने? कोई कौन सा चैनल ऐसा आ गया? इंडिया का कौन सा चैनल आ रहा है ये तो बताइए। आजकल तो बैन है। इंडिया के सारे चैनल आ रहे हैं। कौन से आपके टीवी पे आ रहे हैं? जी हाँ, सबके आ रहे हैं। अरे मेरे टीवी पे क्यों नहीं आ रहा है? मेरे टीवी पे कोई इंडियन चैनल क्यों नहीं आ रहा? सोनी सारे आ रहे हैं, सोनी आ रहे हैं, बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, आप चेक करें जरा। हमारे यहाँ कराची में पता नहीं। दूसरी बात ये, यहाँ के वजीर जो है वो इतना अंधेरा करके बैठ गए, 6 बजे से इन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि जैसे ये कराची नहीं है, बिल्कुल जो जंगल लगता है बिल्कुल। ठीक है। मेरे ख्याल में चीज़ें खुल रही हैं, बस 2 दिन और सब्र कर लीजिए, मंडे से सब कुछ खुल जाएगा। जो ट्रेडर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम 6 के बजाय कल से 8 बजे ही तक खोलेंगे, रात तक। तो मेरे ख्याल में चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ आ रही हैं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लगे हैं और पूरी दुनिया ने सफ़र किया है, बिल्कुल लोगों ने भी सफ़र किया है सबको। और कराची जैसे शहर में जो जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ये शहर सोता नहीं है, तो हमने देखा कि ये 6 बजे सोता तो फिर भी नहीं है वैसे, नहीं है, लेकिन बाहर देखिए खुलेंगी बंद होंगी, खुलेंगी बंद होंगी, अगले साल 1.5 साल 2 साल ऐसे ही चलेगा। आई थिंक असदुल्लाह साहब हैं, लेकिन शहर का मुझे नहीं पता। कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम असदुल्लाह। जी भाई। जी वालेकुम सलाम। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अरशदुल्लाह खान। जी सर बात यह है कि मैं पाकिस्तान स्टील का एक्स एम्प्लॉइज हूँ। हमारे लोगों को ये 18 मई 2020 तक को लोगों को, तमाम लोगों को पेमेंट कर दिया। अभी उसके बाद जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं ना, इतनी ऐसी बात है कि लोग जो बूढ़े लोग रिटायर होते तकरीबन 500-600 अफराद ऐसे हैं जिनको पेमेंट नहीं मिली। तो अब उनके लिए, अब जो लोग इनको स्टील मिल जिनको निकाला है या जिनको रिटायर हो गए, जो सबर कोर्ट के आर्डर के तहत, मगर ये जो 500-600 आदमी लोग रह गए, हमारी दरख्वास्त है आप अहबाब इख्तियार को जरा बोले कि इन 500-600 आदमी ने क्या बिगाड़ा है। जब सबको आपने पेमेंट कर दी है, इन 500-600 आदमी की भी पेमेंट कर दें ताकि ये लोग भी अपने बीमार है। बताई जा रही है कि क्यों नहीं पेमेंट की? ये सर वफाकी गवर्नमेंट इनको पैसा देगी। चेयरमैन साहब जो पाकिस्तान स्टील के, वो सीईओ बोलते हैं कि वफाक पैसा देगा तो हम पैसा देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। हालांकि स्टील मिल के पास अपना माल मटेरियल पड़ा है बेचने वाला। वो ऐसा नहीं हो सकता ना सर कि वो माल बेचना शुरू कर दें। जाहिर है विफाक से पैसे आएंगे। जो 500-600 लोग हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ
क्या ये निचले ग्रेड्स के लोग हैं या ऑफिसर ग्रेड के हैं? लाइन ड्रॉप हो गई। चलिए हम चेक भी कर लेते फंड हैं। शॉर्टेज है यार। हाँ, मेरे को पीछे से पैसे नहीं आए, आगे नहीं जाएंगे। हाँ। कराची से कौन है? डॉक्टर नाम बताएंगे? ओ, मोहम्मद साद शेख कराची से। जी साद भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप तीनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ और कराची के मसाइल के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो बहुत, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी देखें, पानी का इस वक्त इन दिनों बहुत ज़्यादा इशू है और हर एरिया के अंदर पानी का इशू है और उसके अलावा कुत्तों का, आवारा कुत्तों की बहुत ज़्यादा बहुतात है। इसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट की कोई वर्डिक्ट भी आई है, शायद उनकी कोई हेल्पलाइन है KMC की या सिंध गवर्नमेंट की कोई हेल्पलाइन, उन्होंने कहा इसको आप फिर से जो है ना एक्टिवेट करें ताकि आवाम उस पर जो है वो कर सकें। तो इसके ऊपर देखें, आप के शो में मतलब जरूर मैं समझता हूँ बात होनी चाहिए। जिस तरह से कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं और लोगों की जान को नहीं, इस पे बात करनी चाहिए। वैसे बात सही है। मेरे ख्याल में हम अगले हफ्ते ही इसके ऊपर मेरा ख्याल करते हैं। और पानी का जहाँ तक मसला है तो वो तो है ही, वो है ही कराची का, पूरे साल ही रहता है। क्या कर सकते हैं? डॉक्टर राज हैं कराची से। सर कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए राज साहब। मैं ठीक हूँ सर। मेरा एक मसला है, बेसिकली सब बंदों का कॉमन मसला है जी। एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम है जो सब हमारे लोगों, जो हमारी पूरी जनरेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, बल्कि हमारे मुल्क का प्रॉब्लम चल रहा है, ड्रग्स के प्राइस का। मैं आपको एक चीज बता दूं जो सरप्राइजिंग होगी सब लोगों के लिए, कि एक ड्रग है जैसे पेन किलर डाइक्लोफेनिक सोडियम, वो हमारे मुल्क में 470 ब्रांड रजिस्टर्ड है। और आपको सुन के ताजुब होगा, जो ब्रांड लीडर है जिसकी रिसर्च प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 6 रुपए और जो लोकल थर्ड क्लास कंपनी यहाँ की उसकी प्राइस 12 रुपए। और यहाँ पे कोई ड्रग को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। और जैसे ना अंधेर नगरी चरबट राजा, वही सिस्टम चल रहा है। तो ड्रैप क्या करता है? नहीं पूछने वाला था। कुछ भी नहीं सर, सबको लाइसेंस दिया हुआ है। 10 मार्केटिंग कंपनियां लगी हुई है। मार्केटिंग कंपनी का रोल तब होता है जब कोई ड्रग आपके मुल्क में ना बने और वो बाहर से एक्सपोर्ट करके लेके आए। यहाँ पे आप देखिएगा, एक कंपनी 10 जो है वो 10 कंपनियों को पावर दिया हुआ है और एक ड्रग बना रही हो दूसरी कंपनी के लिए। व्हाट द हेल दिस दिया, मुझे समझ नहीं आता किसको बताएं किसको कहें, कोई नहीं। और डॉक्टर्स को जो कमीशन मिलती है आप सब लोगों को पता है इसी तरह से मिलती है। तो इस मसले पे आप कोई राय पैदा करें या कोई प्रोग्राम करें जिसमें ड्रग अथॉरिटी को बता देंगे ये मसला है। ठीक है, हम बिल्कुल तवज्जो दिलाने का शुक्रिया। ये दवाइयों की अभी हुई है तो मेरे ख्याल में हम वकार भट्टी, लेकिन इसमें 3-4 चीजें आती हैं इसके अंदर, तो आई थिंक इसको जरा हाँ वही मैं कह रहा हूँ वो करना होगा। फिलहाल एक वक्फे के बाद आपसे वेलकम बैक। अगले कॉलर हैं तारिक बिन यूसुफ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक छोटा सा डिस्कस करना चाह रहा था। पाकिस्तान जब से बना है और अब तक जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वो ज़्यादातर बैंकर रहे हैं। जी। कोई माहिर मईशियत हमें मिल नहीं सका या हम रख नहीं पाए। और बैंकर आपको पता है मुल्क को बैंक की तरह चलाते हैं। तो आज तक हम अपने मुल्क 70 इयर्स में डिसाइड नहीं कर पाए कि पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल कंट्री है या एक एग्रीकल्चर कंट्री है। जी। तो इस पे ज़रा आप रोशनी डालें। और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जब तक, क्योंकि बेसिक है, जब तक आपका खान साहब को भी चाहिए था कि अगर आपके ख्याल में ज़्यादातर बैंकर्स क्यों आए? सर यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्यों आया। या तो देखें इंपोर्ट हुए अयूब खान के दौर से, अगर आप ले लें सवाल आया तो फिर आपने मजीद नहीं सोचा कि क्यों ऐसा हुआ होगा? जी सॉरी, मोहम्मद शोएब थे अयूब खान के, वो भी वर्ल्ड बैंक चले गए थे, वर्ल्ड बैंक से आए थे। उनके बाद जो आपने रखा वो बैंकर आए, फिर महबूबुल हक जो हैं वो थे सर, महबूबुल हक थे, लेकिन हम उनको इस्तेमाल सही नहीं कर सके। गुलाम इसाक खान बहुत अरसे तक वजीर खजाना रहे, वो तो बैंकर भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जमहूरी दौर में जितने भी आए वो ज्यादातर सर बैंकर ही आए। हम वर्ल्ड बैंक से उठा के यहाँ ले आते हैं, जबकि अगर आप देखें हमारे IBA और लम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
अगर हम उन्हें उनका एक थिंक टैंक बना के हाँ, अब ये जो बात है ना आपकी, सॉरी तारिक भाई आपकी जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, थिंक टैंक की जो आपने बात की, इससे हम मैं कम से कम 100% एग्री कर सकता हूँ। मैं ख्याल है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मकसद भी इमरान खान ने आते यही था, क्योंकि मिनिस्टर जमहूरी हुकूमत में मिनिस्टर बनने के लिए जाहिर है कि आपको इलेक्ट होना है। अब अगर कोई इकोनॉमिस्ट इलेक्ट नहीं हुआ तो फिर आप क्या कर सकते हैं जी? हाँ, अभी भी तो पहले हफीज बादशाह पाशा कौन से इलेक्टेड? ओके, हाँ, राइट, चलो हफीज शेख, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको अपॉइंट करना होता है, ये इशू तो है वैसे। लेकिन थिंक टैंक होना चाहिए। की थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में आतिफ मियां को ले आए, बड़े सरकर्दा वो मईशतदान है, मगर वो हमने ही उसको जो स्कटल किया। हाँ, ऐसे नाम लेते हैं। हाँ, नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ ना कि जिनको जो गैर बैंकर आने लगता है वो हफीज शेख गैर बैंकर, इनके जो पॉइंट है, ओवरऑल जो पॉइंट है वो हमेशा रेज होता है कि क्या आपको, और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं, कि क्या आपको टेक्निकल लोग नहीं चाहिए टू रन टेक्निकल मिनिस्ट्रीज। तो अब अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर कम से कम ये होना चाहिए कि एक एडवाइजरी बॉडी पूल बन जाए जिससे आप। लेकिन मंत्री जी पूल की बात मानेंगे, एडवाइजरी बाइंडिंग तो नहीं होती? नहीं, बाइंडिंग तो हो नहीं सकती। अल्टीमेट देखो, द डिसीजंस आर आल्सो पॉलिटिकल ना यार, ये भी तो हमें देखना होता है। देखो, अगर सिर्फ आपने प्योरली डॉक्टर्स और एपिडेमियोलॉजिस्ट की सुनी होती इन द अर्ली डेज कोविड की, तो वो तो कह रहे थे ना कि कंप्लीट लॉकडाउन महीनों के लिए। मंत्री जी जो है वो तो जो बरसिकदार पार्टी है उसका पॉलिटिकल एजेंडा उसके तहत काम करते हैं, बाकी नीचे का काम तो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी करती है ना, उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हाँ, लेकिन पता नहीं उसका एडवाइस मिलनी चाहिए, यू कैन अग्री विद इट या डिसएग्री विद इट, लेकिन कम से कम एक ऐसी चीज होनी चाहिए जैसे आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जरूर होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फवाद फिर वही आ जाएगा जी, कोई साइंटिस्ट क्यों नहीं, फवाद चौधरी क्यों? वही इसीलिए तो आपको एडवाइजरी चाहिए। इस एतबार से शेख रशीद मिनिस्टर क्यों नहीं? आई मीन कोई क्यों नहीं? ये भी तो सवाल है मसला। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस वेलकम बैक। अनवर खान साहब हैं कराची से। जी जनाब। वालेकुम सलाम। सर, मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा आपको कॉल की थी जी, वो गुल्ला गुज्जा जाली के सिलसिले में। किसके? आपको याद? जी, वो जो गैर कानूनी शिकार करते हैं मछलियों का। हाँ। तो लोग ऐਵੇਂ ही कहते हैं कि जी आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं लगती। मैंने जब भी इरादा किया, यकीन करें 4-5 मिनट के बाद आपकी कॉल लग जाती। सही है, 4-5 घंटे बाद। ठीक है, 4-5 घंटे बाद नहीं, 4-5 मिनट के बाद कॉल लग जाती। तो सर, मैंने आपको दो मसलों के जानिब दिलानी है। एक ये कि मेरी रिहाइश है कोरंगी नंबर 6 पे। ओके जी। तो यहाँ पर एक टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था, 1992 के ज़माने में बना, और वो फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद उसके कुछ इलाके के थोड़ी सी जगह के अंदर एक स्टूडियो खोला गया कि यहाँ पर फोटोग्राफी और एक्टिंग वगैरह सिखाई जाएगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि 15 दिन 20 दिन के बाद उसके अंदर शादी हॉल बना दिए गए। अच्छा, वो जो जिस जगह पर बनाए गए वो 100% जो प्रेमिसेस है वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की है। ठीक है। उसका वो गेट था मेन रोड से, वो मेन रोड से उन्होंने बंद करके साइड वाली गली से उन्होंने रास्ता कर दिया और एक्सचेंज को 50% एक्सचेंज कर दिया और 50% शादी हॉल बैंक्वेट बना दिया, शादी हॉल बना दिया। जी। एक तो ये, दूसरा अब उसी के आगे एक गवर्नमेंट की जगह है NTL के नाम से, पाकिस्तान नेवी की। और उसके साथ एक जगह खाली थी, बहुत ज़्यादा जगह खाली थी, कम से कम 20 एक अंदाजे मुताबिक 20 एकड़। उसके अंदर गैर कानूनी तामीरात करके अब उसके अंदर भैंसों के बाड़े बना दिए गए और बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग है, मतलब उसको कोई देखने वाला नहीं है और वो गवर्नमेंट की जगह है। तो अनवर साहब, ये जो अभी गुज़िश्ता साल से चल रहा था गैर कानूनी तजावुज़ात, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि भाई इनको हटाया जाए जहाँ, तो वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ?
नहीं, वहाँ कोई नहीं हुआ, बल्कि उसके फौरन बाद वहाँ पर ज्यादा जो है वो तामीरात शुरू कर दी गई। सिर्फ वहाँ पर भैंसों के बाड़े बने हुए। पहले उस जमाने में वहाँ पर अभी 4-5 महीने पहले लोग बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, अच्छा ग्राउंड था, वो बिल्कुल बंद कर दी जगह। उसमें टोटल 110% जो है वो भैंसों के बाड़े बना दिए गए, और उसमें ना आने की जगह ना जाने की, बस छोटा सा एक रोड दे दी है, उसमें से एक इलाके से दूसरे इलाके में आप जा सकते हैं। और ये समझ लें कि दूसरी कराची की सबसे बड़ी भैंस कॉलोनी। ठीक है सर, हम इसको देख लेते हैं अपने बिल के असाइनमेंट्स को, कहते हैं कि कोई रिपोर्टर जा करके कर रिपोर्ट बनाए अगर ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया था। वैसे ये अच्छा है कि वो टेलीफोन एक्सचेंज में शादी हो। ये किसी प्राइवेट पार्टी का है या पीटीसीएल वाले जानता है। हो सकता है लोग लैंडलाइन कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं से तो कमाना है ना यार। लेकिन बहुत से इदारे ये कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस तरह कब्जा करके अब ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि शायद वो कर रहे हो, मेरे ख्याल में हो सकता है वाकई हो सकता है पीटीसीएल वाले कर रहे हैं। इसलिए कई इदारे चिकन टिक्का भी बेच रहे हैं, पानी भी बेच रहे हैं। चलिए, बाबर कलीम है कराची से। जी बाबर साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपने आदिल शाहजेब को जो ऐड किया है और बेहतरीन है आपके चैनल को जो ऐड किया आपने, शुक्र है आपको पसंद है जी। और लेकिन एक थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ये है, आजकल के बजट के बारे में या फाइनेंस के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। हर चैनल में मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, तो अगर आप खुर्रम हुसैन, खलीक कियानी, कोई फाइनेंस के एक्सपर्ट जो हैं वो अपने प्रोग्राम के साथ बैठाएं या उनका इंटरेक्शन कराएं, जिसमें अभी आपसे बात कर रहे हैं, जैसा पॉलिटिक्स से बात हो जाती है, जर्नलिज्म पे बात हो जाती है, मुल्क के हालात पे बात हो जाती है। तो किस्मती की बात ये कि जब हम ये करते हैं तो फिर आप उस दिन हमारा प्रोग्राम नहीं देखते, अब इसका क्या करें? दूसरा ये, हम तो आपका प्रोग्राम हमेशा देखते हैं। नहीं, अभी हमने 2 दिन पहले 2 रोज कबल ही किया जो है आबिद सुलहरी साहब के साथ, तो मईशत के ऊपर बात की। यकीनन अगले हफ्ते हम बजट पे जरूर एक शो करेंगे और जिन लोगों को एक छोटा सा और ऐड करना चाहूँगा। जी जी जरूर, कि ये जो असद तूर का जो वाक़या है, या जो इस तरह के जर्नलिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट हैं जो जी, आप लोग सीनियर हैं, आप लोग मतलब आप लोगों को जिस तरह आप लोग बात करते हैं, लोग कुछ लोग जिनको आप सुनाना चाहते हैं शायद उनको समझ नहीं आती है, लेकिन हमें समझ आ जाती है आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो बस काफी है। तो अच्छा नहीं है सर, उन्हें समझ नहीं आती। आपका कहने का तरीका है वो जरा असद तूर को भी सिखा दें, जरा उनको भी, जरा ऐसे लोगों को जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, कि कैसे यंग हैं अभी बिल्कुल, वो उनको कैसे बात करनी चाहिए। इस पर हमारी काफी डिबेट होती है सर। ये वैसे एग्जैक्टली जो आपने बात कर, अहम नुक्ता आपने, ये बहुत है, बिल्कुल। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मोहम्मद इस्माइल साहब हैं मुल्तान से। जी इस्माइल भाई। हेलो इस्माइल साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बेहतरीन। आप बताइए। ऑन लाइटर नोट, सबसे पहले तो मुबशर साहब, आप ये अपना थोड़ा सा ये इसको रीटेलीकास्ट जो है ना देख लीजिएगा। आपने मुख्तसर साहब कह रहे थे ना कि मैंने शेर कहने हैं, तो आपने कहा अर्ज कीजिए। उस वक्त आप जरा थोड़े तासरात देख लीजिएगा उस्तादुल्लाह खान साहब। ठीक है सर। हाँ, ये और दूसरी बात ये है कि अभी वो भाई साहब ने भी कहा, ये जो अभी जो सहाफ़ियों का जो चल रहा है सिस्टम, ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो 1400 साल से हम मुख्तलिफ रावी सुनते आ रहे हैं, और वो 1400 साल वाले मसाइल हल नहीं हुए, तो ये नए रावियों के मसाइल कैसे हल होंगे? कभी इस पर डिबेट करें। ठीक है इस्माइल साहब। रावी पता नहीं, नहीं वो रावी तो मुझे समझ आ गई, लेकिन क्या रावी नैरेटिव, हाँ नैरेटर के बारे में होता है। तो कह रहे नए नैरेटर आ गए हैं बाहर। मिसेस नसीम कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। मिसेस नईम, मिसेस नवीद, आई एम सो सॉरी। जी मिसेस नवीद फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है, शुक्रिया। और दूसरा ये कि अभी जो मुझे बात करनी है आपसे, वो ये कुवैत के इशू पे। जी जो ये कुवैत का अनाउंस किया है शेख रशीद साहब ने, कुवैत के लिए फैमिली वीजाज जो है वो खोल दी गई हैं। अब इस मामले में मुझे आपसे ये कहना है कि ये बात है 2011 से स्टार्ट करूँगी मैं। जी जी। अब 2011 में क्या हुआ कि बेसिकली मेरी फैमिली जो है, हम लोग, मैं खुद भी पली बड़ी वहीं पे कुवैत में। फिर मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ पे कराची में हूँ। तो 2011 में मेरी वालदा जो है वो वहाँ पे काफ़ी बीमार थी, वो फ्लाई नहीं कर सकती थी।
तो मेरे वाले साहब ने उनके लिए मेरे लिए जो है वीज़ा का अरेंज किया कि मैं उनको जाके विजिट करूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई काउंसलेट में गई था भी ई वीज़ा, उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप नेक्स्ट डे आ जाइए। अब मैंने तो उनको अपने बचपन का भी पासपोर्ट दिखाया कि ये देखिए मेरी एजुकेशन भी वहीं हुई, सब कुछ वहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे मैं गई तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने 5 मुल्कों के लिए वीज़ा जो है वो बंद कर दिए, जो ये यहाँ पे वाक़या हुआ था खैबानी शमशीर पे, वो सऊदी कॉन्सुलेट वाला तो किसी को शूट किया गया था। एनीवेज तो उसके बाद से हर दफ़ा अनाउंस किया गया, हर प्रीमियर के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसके बाद जो है इमरान खान साहब गए, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अनाउंस किया, अभी रिसेंटली शेख रशीद साहब जो है वो कह रहे हैं कि वीज़ास खुल गए हैं, फैमिली वीज़ास। अब मेरा भाई एक वहाँ पे कुवैत में ही वो जॉब कर रहा है, उसकी शादी हुई है 2013 में वहाँ पे, और उसकी बीवी अब यहाँ पे है पाकिस्तान में, क्योंकि वही फैमिली वीज़ास खुले हुए नहीं हैं, और वो जो है वो अच्छी पोस्ट पे है वहाँ पे, मतलब एक कॉर्पोरेट जॉब में है, तो मतलब ही इज वेल अफोर्डिंग, वो वीज़ा अरेंज कर सकता है बीवी का। लेकिन जब भी वो वहाँ पे कुवैत मिनिस्ट्री में जाता है कि जी अनाउंस किया गया है कि पाकिस्तान के लिए वीज़ा खुले हुए हैं, तो वो रिफ्यूज कर देते हैं। तो अब आया ये बताइए कि इस दफा भी क्या इसी तरह का कुछ है? मैं क्या अभी आसान हल है इसका, सबसे आसान हल ये है कि आप किसी की बात पे एतबार ना कीजिए। हर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद कुवैत की वजारत खारजा की जो वेबसाइट है वो चेक कर लें। ज़ाहिर है इस तरह की वेबसाइट्स अपडेट होती रहती हैं और उसमें उन ममालिक की कैटेगरी भी होती होगी जिनको वीज़ा होता है या वीज़ा नहीं होता है। मेरी समझ में तो दूसरा ये है कि जो अनाउंसमेंट हुई है वर्क वीज़ा रिलेटेड हुई है, और 419 डॉक्टर्स का कहा गया है कि इमीडिएटली जा रहे हैं, अभी फैमिली का नहीं है, तो ये वर्क वीज़ा रिलेटेड है। बट जैसे वसत साहब ने कहा, आप चेक कर सकती हैं कि एम्बेसी से फ़ोन करके चेक कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि क्या होता है। फ़िलहाल हमारी नॉलेज, मेरी कम से कम नॉलेज इतनी है कि ये वर्क वीज़ा रिलेटेड है, वर्क वीज़ास खुले हैं और पाकिस्तान से 419 डॉक्टर्स जो हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, इस पे ऑन रिलेटेड नोट में ये भी बात करना चाह रहा हूँ कि अभी आज एक खबर चल रही थी कि जो सऊदी हुकाम है उन्होंने कहा है कि जी हम इस बात पर गौर करेंगे कि जिन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन ली है वो हम हज के लिए उसको अप्रूव कर दें। लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कि अपेरेंटली सऊदी मिनिस्ट्री ने कहा है कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई हमारी मीटिंग में। तो इस पर भी काफी कंफ्यूजन कहा होगा, मिले हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें यही होता है कि भाई उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है। लेकिन जो पॉलिसी होती है वो जाहिर है वो पॉलिसी वो पॉलिसी जो है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है, उसमें ये नहीं होता कि इसीलिए मेरे ख्याल में जो हमारे पास फाइज़र की वैक्सीन है जिनके बारे में कहा गया है कि उससे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी जा रहे होंगे, खुसूसन वो जो काम करते हैं उनको लगाई जाएंगी ताकि वो एक्सेप्टेबल हों। तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है हाजियों के लिए भी यही वैक्सीन इस्तेमाल करें इवेंचुअली, लेकिन कि शायद जिक्र किया था कि हाजियों के लिए वैक्सीन इस्तेमाल की जाए, तो लेट्स सी। लेकिन जिन्होंने पहले लगा लिया उनका क्या होगा फिर, ये भी एक सवाल है। एजाज मुजफ्फर जैदी साहब हैं कराची से। जी एजाज साहब। जी हेलो। हेलो जी, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एजाज मुजफ्फर जैदी बोल रहा हूँ कराची से। जी मैं 3 हजरात आप लोग जो बड़े लर्नेड लोग हैं, इन तीनों को मैं हेलो जी सर सुन रहे हैं। आपका गालिबन टीवी तो ऑन नहीं है? जी मेरा टीवी ऑन, बिल्कुल मैंने आवाज वॉल्यूम कम की, वॉल्यूम बंद कर दें। मैं अरबाब अख्तियार को ये बावर करना चाहता हूँ कि हम कराची में वैसे भी ग्रीनरी तो खत्म हो चुकी है जी बिल्कुल। अब जो कुछ प्लांट्स बाकी रह गए हैं, मैंने आज बड़ा गौर किया, आज मैं निकला हुआ था प्लास्टिक शहर में, तो मैंने प्लांट्स पे गौर किया कि एक आकाश बेल होती है, आपको याद होगा, जिसको पैरासाइट प्लांट्स कहा जाता है। जी तो सर, ये इतनी फैल चुकी है इन प्लांट्स के ऊपर, ये पीले रंग वाली ना। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल हम अपने बचपन से देख रहे हैं। बिल्कुल सर। एक तो ये चीज, अब ये सिंध गवर्नमेंट का काम है कि इसको हटाए या फिर बल्दिया, हमारी कराची बल्दिया का। देखिए फिलहाल तो सिंध गवर्नमेंट का काम है। सिंध गवर्नमेंट कुत्ते भी मारे, सिंध गवर्नमेंट आकाश बेल भी हटाए, सिंध गवर्नमेंट क्या क्या करे जी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट कर लें। टेक्निकली एजाज साहब ये बल्दिया का काम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बल्दिया है नहीं तो जाहिर है कि फिर ये सिंध हुकूमत का काम बनता है। जी अच्छा, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, और हमारे यहाँ तो क्रिटिसिज्म बहुत होता है ना, कोई ये चीज अगर अच्छी नजर आए तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। बिल्कुल। और वो ये कि मैंने आई गॉट
सेकंड शॉट ऑफ कोविड वैक्सीन। और मैंने जिस हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और आप यकीन करें कि इतना अच्छा इंतजाम, बहुत सही गया ना। नाम भी बता दें, अच्छे नाम भी बता दें हॉस्पिटल का। ये मॉडर्न हॉस्पिटल, ये ब्लॉक 6 गुलशन इकबाल में। मैं यहीं रहता हूँ, गुलशन टाउन में रहता हूँ। ठीक है। और मैं यकीन करें, वहाँ जब मैंने स्टाफ को कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्टाफ हैरत से मुझे मुंह खोल के देख रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप पहले और आखिरी शख्स होंगे जो आप तारीफ कर रहे हैं, वरना यहाँ किसी ने हमारी तारीफ नहीं। कसम से यार 100% सही बात। शुक्रिया कि आपने वहाँ पे अप्रिशिएट किया। क्योंकि बहुत अच्छा किया आपने। जिस तरह से हमारे हेल्थ वर्कर्स ने कोविड में केटर किया है, और हम समेत सब के सब जो तनकीद कर रहे थे कि जनाब हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो इसको केटर ही नहीं कर सकता, उसमें सलाहियत ही नहीं है, उनके पास सहूलियात ही नहीं है। उन्होंने तमाम तर महदूद सहूलियात के बावजूद दिन रात काम करके जिस तरह से कोविड से हमने टैकल किया है, तो हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल हैट्स ऑफ टू देम। ऑल्सो यार नहीं, हैट्स ऑफ टू एनसीओसी यार। मतलब मैंने कसम से 100 में से शायद एक बंदे की कंप्लेंट सुनी होगी, और वो कंप्लेंट भी क्या है कि यार मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा। यार खुदा का खौफ करो यार। हाँ, कभी तुम जाके यूएस में अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लेने की कोशिश कर मेरी जान, वहां पे तो तुम 2 घंटे यहाँ चूहे बन के बैठे होगे। यहाँ पर सब शेर बने, और यार वीजे के लिए रात से लाइनें लगती हैं। हाँ, रात से लाइनें लगती हैं। तो यार बहुत स्मूथ रहा है, एंड I have been pleasantly surprised। बहुत अच्छी बात। नहीं, मैंने तारीफें सुनी, जैसे एक्सपो सेंटर में इन्होंने सबसे बड़ा सेट बनाया 24 आवर्स का, वहाँ भी सुना है कि बहुत हर जगह स्मूथ चल रहा है, हर जगह स्मूथ चल रहा है, हर जगह स्मूथ चल रहा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस वेलकम बैक। सैयद उमर हैं कराची से। जी उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये वसतुल्लाह साहब, मुबशिर वजीद साहब और ज़रार खोरो साहब, आपकी तवज्जो ये दिलानी थी कि आज से तकरीबन 20-25 दिन कबल हुकूमत की जानिब से एक पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया था। इसकी खबर हमें मीडिया ग्रुप, अखबारात और चैनल के जरिए। इस वक्त तकरीबन 20-25 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उसका नोटिफिकेशन मैं कहीं नहीं पढ़ सका। इंतहाई कोशिश के बावजूद कराची बार भी गया था, ये लाइब्रेरी में मालूमात हुई, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हम इस बिल को कौमी असम्बली में पेश करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छी कानून साजी है, जिससे कम अज कम पाकिस्तान के अंदर ओल्ड हाउसेज का खात्मा हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इसकी जल्द अज जल्द कानून साजी के ऊपर हुकूमत कानून साजी। ठीक है, हम इसका पता करके बल्कि इसके बारे में मजीद मालूमात भी हुई तो आप तक पहुँचाएंगे। अच्छा कि आपने तवज्जो दिलाई। इमरान अहमद खान हैं कराची से। जी इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मुझे आप लोगों से एक चीज़ मालूम करनी थी कि ये जो कराची के मदारिस हैं जी, तो इसमें जो हाजिरियाँ हैं बच्चों की, क्या वो कोविड से अफेक्टेड नहीं हो सकती? उन लोगों को खुला रखा गया है और बाकी जो स्कूल है वो ऑफ कर दिए गए हैं, वो ऑफ हैं और ये मुसलसल चल रहे हैं और इसमें कोई नागा नहीं हुआ है, और वहाँ SOPs का ख्याल भी नहीं किया जाता है। उसकी एक वजह ये है कि अगर आपका इशारा मजहबी मदारिस की तरफ है तो उसका एक सबब ये भी है कि वो खुले हुए हैं, कि वो बच्चे रहते ही वहाँ हैं। तकरीबन 100% अकोमोडेशन होती है, और वो मुल्क के दूसरे हिस्सों से बच्चे आते हैं, यहाँ के मकामी भी होते हैं, तो वो वहाँ बोर्डिंग की उसी तरह की फैसिलिटी है, तो फिर वो रह रहे हैं वहाँ। तो जब रह रहे हैं तो वो जाके पढ़ भी लेते हैं, ये वजह है शायद। इश्ताक हुसैन साहब हैं गुजरावाला से। जी इश्ताक भाई। हेलो हेलो। जी इश्ताक साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर, मैं भट्टा इंडस्ट्री के मुतल्लिक बात करना चाहता हूँ आपसे। जरूर कीजिए। जी, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। जी फरमाइए। मैं भट्टा इंडस्ट्री के मुतल्लिक बात करना चाहता हूँ। मेरे भट्टे हैं अपने। अच्छा। इतनी जुल्म और ज्यादती हो रही है भट्टे वालों के साथ। ये जो जिग-जैग मुसल्लत किया गया है हमारे ऊपर इन्वायरमेंट के लिए कि जी इन्वायरमेंट हो जाए,
वो साफ हो जाएगा धुआं उसका। जिगजैग एक भराई का नाम है, उसके आगे चैम्बर लगते हैं जिगजैग के आगे। जी। वो पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल भराई है वो हो जाए, उसके आगे भी चैम्बर लग जाए 4-5 पाए के आगे, तब भी धुआं बिल्कुल क्लियर कट साफ हो जाता है। ठीक है। दूसरा, हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है कोयले की, ये जरा मेरी जो खबर है ये पूरे पाकिस्तान में लोग सुन भी रहे होंगे। कोयला जो 2013 से लेके 2018 तक था, जो बलूचिस्तान से हमें मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी विद किराए जो कीमत थी वो 14,000-15,000 रुपए पर टन थी। अभी यकीन करो 23,000 रुपए पीछे से मिलता है, 5300 रुपया किराया, 5400 रुपया उसका, 28-29,000 रुपए टन मिल रहा है हमें कोयला। जब ये कोयला 13-14,000 रुपए टन था तो ईंट 8,000 रुपए की हम दे रहे थे, अभी 10,000 में हम फरोख्त कर रहे हैं। जुल्म हम भी कर रहे हैं, ये नहीं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ज़ाहिर आगे देंगे। 12 लाख एक जो चक्कर है, गेट जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, एक चक्कर का 10 से 12 लाख 13 लाख का कोला हम जायद लगा रहे हैं। खुदा के लिए मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आजम से ये अपील कर रहा हूँ मैं। एक तो जिगजैग जो इतनी बड़ी लानत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये बहुत बड़ी लानत है। मैं ये सिंपल लफ्जों में कह रहा हूँ, मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा मुनाजरा करना चाहे, कोई बंदा, ठीक है, आप प्रोग्राम रख लें, मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। साहब आपका नंबर हमने नोट कर लिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वजीर आजम को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत अजीज है। सबसे पहले पिछले साल उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही खोली थी जब कोविड से लॉकडाउन हुआ था। तो और ये जाहिर है कि ब्रिक जो साजी है, ईंट बनाने का काम, ये ज़ाहिर है उसकी बुनियादी अहमियत है इस पूरे काम में, तो डेफिनेटली इनकी सुननी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपके साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है, मगर आपके यहाँ जो कारकुन काम करते हैं, भट्टा मजदूर जिन्हें कहते हैं, उनकी हालत क्या है वो भी कभी बताइएगा हमें कि उनके हालात जो हैं कितने सुधरे या कितने ख़राब। नजम साकिब है कराची से। जी नजम भाई। वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हज़रात। जी भाई। मैं अभी, आपको मेरी आवाज़ आ रही? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले, इस कॉल से पहले ज़ैदी साहब ने आपको कॉल मिलाई थी और उनका जो सेकंड फेज था उनकी बात का, वो उससे रिलेटेड था, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड। मैं आपको एक बात इंतहाई वसूख से ही कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कोविड वैक्सीन के जो इंतजाम हैं वो इस वक्त सुपर डुपर हैं। मेरे इंडिया के अंदर काफी कजन्स रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में वो लोग मारे फिर रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। और वहाँ पे वहाँ से 200 किलोमीटर पे मेरे एक टाउन है हसनपुर के नाम से, वहाँ पर उनको कुछ डॉक्टर, वो लोग वैक्सीन वालों को जमा करते हैं, फिर फैमिली में जाके वो वैक्सीन वो लगवाते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जिस दिन ये एक्सपो सेंटर खुला था उसके नेक्स्ट डे मैंने कराई थी और मुझे एस्ट्राजेनेका लगी थी। और जब मैं एस्ट्राजेनेका लगवा के आया हूँ तो सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ था कि एस्ट्राजेनेका नहीं लगवाना, बड़े साइड इफेक्ट्स होंगे। मुझे भी हुआ, बुखार हुआ, 1116 पे मैंने कॉल किया। एक इंतहाई बेहतरीन किस्म के डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि आप लिक्विड पिए, पैराडोल खाएं और इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन इस चीज की आनी चाहिए कि इस किस्म की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को मैंने फोन करके एक्सपो सेंटर के ऊपर मुबारकबाद दी थी इनके हेल्पलाइन के नंबर पे और इनके जो प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने बहुत शुक्रिया। आपने वो भी बहुत अच्छा किया, जिस तरह हमसे पहले कॉलर फीडबैक देना चाहिए। देखिए हुकूमतें ज़ाहिर है तमाम साल जो है वो तनकीद की इज्जत में रहती हैं। हमारे चैनल्स के पास भी कोई अच्छी खबरें उनके लिए नहीं होती कि अवाम फट पड़े, अवाम ने ये कर दिया, महंगाई ने उनको कुछ। लेकिन वैक्सीनेशन का सिस्टम कम से कम कराची की हद तक तो अच्छा चल रहा है। अब मुझे नहीं मालूम, नहीं मैंने सूबे के बाकी शहरों में मैंने कम से कम जो जिन लोगों से मैंने बात की है और जो रिपोर्ट्स मैंने देखी, बिहाड़ी वगैरह सर हर जगह सही ही चल रहा है। क्योंकि अगर नहीं चल रहा होता ना सर, बिलीव मी, अभी तक आपको 50 लोगों ने बता दिया। सही। हाँ, हम चुप रहने वाले लोग नहीं है। और फेडरल गवर्नमेंट भी, सूबाई गवर्नमेंट भी नहीं, जॉब वेल डन। आज के लिए इतना ही जी। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।